Hi students, welcome to online class. Now we are going to study the fifth lesson of Hornbill. Look at page number 43. Let's begin. Lesson number 5 है The Ailing Planet, The Green Movement's Role. एक बीमार ग्रह और इसमें द ग्रीन मूवमेंट यानी हरित आंदोलन का रोल, हरित आंदोलन की भूमिका। राइटर हैं नानी पालकीवाला। लेसन स्टार्ट होने से पहले इसमें कुछ एक्सप्रेशंस हैं। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ये कुछ एक्सप्रेशंस आएंगे जिनको हमें नोटिस रखना है लेसन में। ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, एंटर एलिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, decimated language, catastrophic depletion, ignominious darkness, transcending concern। ये एक्सप्रेशन आएंगे लेसन में, इनको हमें ध्यान में रखना है, इनका मीनिंग क्लियर करना है। द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाय नानी पालकीवाला। ये निम्नलिखित आर्टिकल लेख नानी पालकीवाला ने के द्वारा लिखा गया है। एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। और ये प्रकाशित हुआ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में 24 नवंबर 1994 को। द इश्यूज दैट ही रेज्ड, जो मुद्दे उन्होंने उठाए रिगार्डिंग द डिक्लिनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, खास करके गिरते हुए स्वास्थ्य, धरती के गिरते स्वास्थ्य के बारे में। एंड कंटिन्यू हैव रिलेवेंस, और ये गिरता ही जा रहा है जो धरती का स्वास्थ्य, इसके ऊपर इन्होंने कुछ मुद्दे उठाए। वो आर्टिकल इस लेसन में है। One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. One cannot recall, कोई भी याद नहीं कर सकता, एनी मोमेंट, किसी भी आंदोलन को, इन वर्ल्ड, इस संसार में, इन वर्ल्ड हिस्ट्री, संसार के इतिहास में कोई भी आंदोलन इतना याद नहीं किया जाता। विच इज ग्रिप्ट द इमेजिनेशन ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस, जिस आंदोलन ने ग्रिप्ट यानी पकड़े हुए, द इमेजिनेशन यानी पूरी अवधारणा, कल्पना को, ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस यानी पूरी मानव जाति की अवधारणा को जिसने जकड़ रखा है। सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली, इतना पूर्ण रूप से और इतना तीव्र गति से और किसी आंदोलन ने नहीं जकड़ रखा जितना एज द ग्रीन मूवमेंट, हरित आंदोलन ने, विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो, जो लगभग 25 ईयर्स पहले शुरू हुआ था। यानी ग्रीन मूवमेंट, हरित आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा याद किया जाने वाला आंदोलन है। इन 1974 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। 1972 में संसार का पहला देशव्यापी हरित आंदोलन पाया गया, वो न्यूजीलैंड में पाया गया। सिंस देन, तब से, द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, इस आंदोलन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वी हैव शिफ्टेड वन hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. We have shifted, हमने स्थान बदल लिए इस आशा में कि कि इरेवोकेबल यानी अपरिवर्तनीय रूप से, फ्रॉम द मैकेनिस्टिक यानी यांत्रिक दृष्टिकोण से, किसकी तरफ बदल लिया, ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, एक संपूर्ण और एक पारिस्थितिकी दृष्टि की संसार की तरफ हमने अपना रुख बदल लिया। यानी हमारा जो दृष्टिकोण है परिस्थिति की तरफ,
पारिस्थितिकी की तरफ ज़्यादा हो गया। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन perceptions as revolutionary as that turn the page introduced it is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. It is a shift in human perceptions. Perceptions means समझ। ये उतना ही जो विचार शिफ्ट हुआ है उतना ही रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी समझ है, जितनी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपर्निक्स, जितना कोपर्निक्स ने शुरू किया था एक विचार, हु टोल्ड जिन्होंने सिखाया, मैनकाइंड मनुष्यों को, इन इन द 16th सेंचुरी यानी 16वीं शताब्दी में, दैट द अर्थ की धरती एंड द अदर प्लैनेट्स जो दूसरे ग्रह हैं, रिवोल्ड अराउंड द सन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये क्रांतिकारी समझ थी। वैसी ही समझ ये है कि लोगों ने पारिस्थितिकी दृष्टिकोण अपनाया है यांत्रिक दृष्टिकोण को छोड़ के। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार, देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड consciousness that the earth itself is a living organism. For the first time, पहली बार, in human history, मानव इतिहास में, there is a growing worldwide consciousness यानी एक विश्वव्यापी जागरूकता आई कि धरती अपने आप में ए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सजीव प्राणी है। ये समझ आई लोगों में जब कोपर्निकस ने बताया। एन इनोमस बीइंग ऑफ विच विशाल प्राणी के, ऑफ विच एक विशाल प्राणी है, ऑफ विच वी आर पार्ट्स जिसके हम भाग हैं, मनुष्य अन्य प्राणी हम उसके एक पार्ट हैं। इट हैज़ इट्स ऑन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी अपनी मेटाबॉलिक मीन्स उपापचयी आवश्यकताएं हैं, एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, और कुछ ऐसी इसकी प्रक्रियाएं हैं जिनकी आवश्यकता है, जिनकी सुरक्षा की आवश्यकता, उनके संरक्षण की आवश्यकता है। नेक्स्ट लाइन्स, द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। द अर्थ्स वाइटल साइंस यानी जो धरती है इसका एक बहुत बड़ा संकेत है, प्रदर्शित कर रही है धरती पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, यानी इसका जो हेल्थ है वो उसमें कमी आ रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. We have begun to realize, हम ये महसूस करना हमने शुरू कर दिया है कि हम हमारा नैतिक ओब्लिगेशन यानी कर्तव्य है, टू बी गुड स्टेवर्ड्स मीन से हम एक अच्छे व्यवस्थापक हैं ऑफ द प्लैनेट, इस धरती के, इस ग्रह के, एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज और एक जिम्मेदार न्यासी भी हैं इस लेगसी टू फ्यूचर जनरेशंस, कि हम जो आने वाली पीढ़ी हैं उनके लिए क्या विरासत छोड़ने जा रहे हैं, हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट पेज, द concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. The concept of sustainable development, एक स्थायी विकास का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो पॉपुलराइज्ड बहुत लोकप्रिय हो गया इन 1987 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी एक विश्व आयोग जो पर्यावरण और विकास पे 1987 में गठित हुआ, हमारी एक स्थायी विकास के लिए
की अवधारणा है ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई 1987 के बाद में। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generations to meet their needs. इन इट्स रिपोर्ट इस आयोग की कमीशन की रिपोर्ट में इट डिफाइंड ये डिफाइन किया गया, ये बताया गया, परिभाषित किया गया एक विचार को। वो विचार था डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, यानी ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताएं ये बताए, दे नीड्स, और विदाउट कंप्रोमाइजिंग यानी बिना कोई बुरा प्रभाव डाले, द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस यानी आने वाली पीढ़ी की क्षमता पे बिना बुरा प्रभाव डाले हमारी आवश्यकता, वर्तमान की आवश्यकताएं, उनका विकास किया जाए, ये एक विचार आया इस की रिपोर्ट में। विदाउट स्टिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, बिना किसी स्टिपिंग यानी छीनने के, नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज यानी जो भी संसार के स्रोत हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, उनकी जो आवश्यकताएं होंगी उनको बिना नुकसान पहुंचाए, बिना छीने हुए हम एक अच्छा विकास की अवधारणा को इस समय लागू करें, अपनाएं। नेक्स्ट पैसेज, इन द जू एट लुसाका। नेक्स्ट पैसेज में एक अलग ही इवेंट्स दिखाई है कि इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देश में लुसाका के जू में, एक जू है, देयर इज ए केज वेयर द नोटिस रीड्स, वहाँ पे एक केज है, पिंजरा है, वहाँ पे एक नोटिस लगा है। उस नोटिस पे क्या लिखा है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक प्राणी। ये एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है उसे जू के बाहर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, जब केज के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी जानवर नहीं है। बट ए मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ, वहाँ पे एक सिर्फ मिरर लगा, दर्पण लगा, जहाँ पे हम उसमें अपने आप को देख सकते हैं। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी उस लुसाका के जू के बाद जो मिरर लगा उसमें उस मिरर में हम अपने आप को देख सकते हैं, यानी हम वर्ल्ड के डेंजरस एनिमल हैं, संसार के खतरनाक प्राणी में आता है मनुष्य। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको उनके प्रयास को यहाँ धन्यवाद दिया गया है। ए न्यू अवेयरनेस हैज नाउ dawned upon the most dangerous animal in the world। ए न्यू अवेयरनेस यानी एक नई जागरूकता आई है। हैज नाउ डाउन्ड यानी समझ में आई है। अपन दी मोस्ट डेंजरस एनिमल यानी संसार के सबसे, दी मोस्ट डेंजरस एनिमल यानी संसार का सबसे खतरनाक जो प्राणी है मनुष्य, उसके ऊपर एक नई समझ आई है, उसमें एक नई समझ आई है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership। He has realized यानी इस डेंजरस एनिमल ने ये महसूस किया, the wisdom of shifting from a system based on domination यानी प्रभुत्व वाला जो सिस्टम है, एकाधिकार वाला जो सिस्टम है, इस प्लानेट के रिसोर्सेज पे मनुष्य जो अपना एकाधिकार समझता है, इसकी समझ शिफ्ट हो गई यानी चेंज हो गई टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, यानी वह अब भागीदारी वाली जो सोच है उसके ऊपर मनुष्य की अवधारणा आगे, मनुष्य की सोच टिक गई है। नेक्स्ट पैसेज, साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज with which mankind shares the earth। Scientists have catalogued, कैटलॉग यानी सूची बनाना, तो साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने एक सूची बनाई है
और उस सूची के अनुसार 1.4 मिलियन, मिलियन मीन्स 14 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 14 lakhs लिविंग स्पीसीज, स्पीसीज यानी प्रजातियां, प्राणियों की प्रजातियां इस धरती पर रहती हैं, ऐसा एक अनुमान सूचीबद्ध किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, जो इस अर्थ पे, इस धरती पे मैनकाइंड यानी मनुष्यों के साथ रहते हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, यानी ये अनुमान बदलते हैं कि ये जो सूचीबद्ध प्राणी हैं 14 लाख, इनके साथ साथ कई असूचीबद्ध प्रजातियां भी हैं जो मनुष्य की नज़र में नहीं आई हैं। बायोलॉजिस्ट रिकॉन बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि दैट अबाउट 3 to 100 million अदर लिविंग स्पीसीज स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, यानी ये 14 लाख तो लगभग सूचीबद्ध किए हैं, जानकारी में आ चुके मनुष्य के, लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट से ये मानते हैं कि अबाउट 3 to 100 मिलियन यानी 3 से 100 मिलियन अन्य प्रजातियां हैं स्टिल लैंग्वेज जो रहती हैं अननेम्ड इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, यानी एक अंधेरे में रह रही हैं, अपमानजनक अंधेरे में रह रही हैं, यानी जिनका लोगों को पता नहीं है, प्राणी अभी तक जिनको जान नहीं पाया है, यानी बहुत सारी प्रजातियां, असंख्य लाखों करोड़ों प्रजातियां इस धरती पे रहती है मनुष्य के साथ। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डील्ट इंटरलिया, वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल, एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग जो अन्य बातों के साथ साथ with the question of ecology and environment was the bandit members, एक कमीशन विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी, जो इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के प्रश्न के साथ और पर्यावरण के प्रश्न के साथ एक और कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय कमीशन था, विच हैड ए डिस्टिंग्विश्ड इंडियन, जिसमें एक डिस्टिंग्विश्ड का मतलब एक विशिष्ट प्रतिष्ठित भारतीय भी था उस कमीशन का सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय कमीशन का सदस्य, एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स, उस कमीशन के सदस्यों में से एक विशिष्ट भारतीय सदस्य जिसका नाम था मिस्टर एल के झा। ये एल के झा द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, तो ये जो आयोग था इसकी एक रिपोर्ट आई, उसमें ये प्रश्न उठा कि आर वी टू लिव आवर सक्सेसर्स ए स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, impoverished landscapes and ailing environment। तो उस रिपोर्ट में एक क्वेश्चन उठा कि आर वी टू लिव आवर सक्सेसर्स, सक्सेसर्स मीन्स उत्तराधिकारी यानी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ेंगे स्कॉच्ड प्लैनेट, यानी स्कॉच यानी एक जला हुआ प्लैनेट यानी एक ग्रह, ये एक जला हुआ धरती ग्रह को छोड़ेंगे क्या, ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, जहाँ पे डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है जिस ग्रह पे, क्या हम ऐसा ग्रह छोड़ेंगे, सौंपेंगे आने वाली पीढ़ी को, इम्पोविस्ड उजड़ा हुआ लैंडस्केप यानी भूखंड, एक उजड़ा हुआ भूखंड छोड़ेंगे क्या, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और एक बीमारी ग्रस्त पर्यावरण वाला प्लैनेट ये धरती ग्रह क्या हम आने वाली पीढ़ी को सौंपेंगे, ऐसी एक रिपोर्ट आई, यानी धरती का पर्यावरण बहुत बीमार अवस्था में है। नेक्स्ट लाइन्स ऑफ पेज नंबर 44, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, एक और है लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, एक विचारणीय पुस्तक में उन्होंने लिखा, बुक का नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव। इस बुक में उन्होंने पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर, उन्होंने 4 बातें पॉइंट आउट यानी खोजी, ध्यान में लाई
कि आज प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर, यानी चार मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम की चार मुख्य बातें हैं, अंग हैं, वो हैं फिशरीज। फिशरीज यानी मत्स्य क्षेत्र, फॉरेस्ट्स यानी जंगल, ग्रासलैंड्स यानी चरागाह एंड क्रॉपलैंड्स यानी फसल उगाए जाने वाला क्षेत्र। ये चार भागों में उन्होंने बांटा पूरे धरती के बायोलॉजिकल सिस्टम को। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और इस प्रकार से उन्होंने ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका आधार तैयार किया। पेज नंबर 45। इन एडिशन टू supplying of food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. In addition to supplying of food, हमारे को फूड जो सप्लाई होता मिलता है, उसको के साथ साथ दीज फोर सिस्टम्स प्रोवाइड विचुअली, ये चारों सिस्टम जो ऊपर बताए गए हैं, ये लगभग ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, यानी इसके अलावा जो कच्चा माल इंडस्ट्री के लिए होता है वो उपलब्ध कराता है, एक्सेप्ट मिनरल्स, खनिज पदार्थ के साथ साथ रॉ मटेरियल भी देता है, एंड पेट्रोलियम डेरिव्ड सिंथेटिक्स, और पेट्रोलियम के द्वारा जो संश्लेषित पदार्थ जो होता है वो भी उपलब्ध कराते हैं ये चारों। इन लार्ज areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. In large areas of the world, संसार के बहुत बड़े क्षेत्र में, ह्यूमन क्लेम्स, मानव दावा करता है, ऑन दी सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, यानी एक बहुत अस्थायी लेवल पे पहुंच गया मनुष्य का क्लेम। मनुष्य बहुत ज़्यादा धरती के स्रोत पे अपना दावा ठोकता है, यानी बहुत ज़्यादा स्रोतों का यूज करता है। ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, और ये जो प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन जो है उस पे नुकसान पहुंचाता है मनुष्य। व्हेन दिस हैपन्स फिशरीज कोलैप्स, और जब जो धरती के स्रोत हैं उन पे ज़्यादा दावा करता है, ज़्यादा हासिल करना चाहता है, तो क्या नुकसान होता है? ये ऐसा जब होता है तो फिशरीज कोलैप्स, तो जो मत्स्य क्षेत्र है वो नष्ट होता है। फॉरेस्ट डिसअपीयर, जंगल है वो गायब होते जा रहे हैं मनुष्य के अधिक लालसा के कारण। ग्रास लैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और जो घास के मैदान है वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं बैरन वेस्टलैंड्स में, यानी बंजर बेकार भूमि के रूप में। एंड क्रॉपलैंड्स डेट्रिएट इन ए डेट्रिएट, और जो क्रॉपलैंड्स हैं यानी जो फसल उगाने की जगह है, भूमि है, वो अपनी डेट्रिएट यानी अपनी फसल उगाने की जो गुणवत्ता है, जो शक्ति है, उसको खोती जा रही है। इन ए प्रोटीन कॉन्शस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, संसार में प्रोटीन कॉन्शस यानी प्रोटीन के प्रति ज़्यादा जागरूकता बढ़ती जा रही है, एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, और ये संसार प्रोटीन का भूखा हो गया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हासिल करना चाहता है। ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे, तो प्रोटीन के लालच में मनुष्य वो फिशिंग को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, मछली पकड़ने को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, जिससे मछलियों को नुकसान होता है। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट्स आर बीइंग डिसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, और जो गरीब देश हैं, लोकल फॉरेस्ट, जो लोकल जंगल हैं, आर बीइंग डिसिमेटेड यानी कटते जा रहे हैं, वो जंगल वन कटते जा रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रोक्योर, किसके लिए? प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, यानी कुकिंग के लिए जो फायरवुड चाहिए, ईंधन जो चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए जंगल को काटा जा रहा है गरीब देशों में। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पे फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पोट नाउ कॉस्ट्स मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। ये बहुत बड़ी लाइन है।
इन सम प्लेसेस, कई कई जगह पे तो फायरवुड यानी जो ईंधन है हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी खर्चीला, यानी जो ईंधन है वो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो रहा है। वोट गोज अंडर द पोट नाउ कॉस्ट मोर देन वोट गोज इनसाइड इट, यानी आग के ऊपर जो पक रहा है वो तो सस्ता है, और जो आग है यानी जो ईंधन है वो ज़्यादा महंगा है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जंगल इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर माइज, डॉक्टर माइज ने जैसा कहा है उष्ण कटिबंधीय वनों के बारे में, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस extinction as a result of its destruction। तो डॉक्टर माइल्स कहते हैं कि द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, यानी जो क्रमिक विकास है, उस क्रमिक विकास में मनुष्य जैसे विकास करता जा रहा है, इस क्रमिक विकास में सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस, कुछ प्रजातियां वो एक्सटिंक्शन हो रही हैं यानी विलुप्त होती जा रही हैं, जिसका रिजल्ट है रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शंस, यानी इसका कि ये प्रजातियों का विनाश होता जा रहा है, पारिस्थितिकी के तंत्र को भी का भी विनाश होता जा रहा है। चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।